2 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर एक्चुअली इनडायरेक्टली ये करंट अफेयर बना है आपके हरियाणा में डीएलएस सिटी, वहां पे कोई नेशनल हाईवे 48 के साथ कनेक्टिंग रोड बनाई गई है। तो इससे हमारा करंट अफेयर हम क्या पढ़ेंगे, कई बार पेपर में आपको पूछा जा सकता है नेशनल हाईवेज को हमारे यहाँ पे नंबरिंग कैसे की जाती है। आपको स्टेटमेंट बन के भी आ सकता है, आपको रैंडमली एक नंबर भी पूछा जा सकता है कि ये नंबर किस साइड को पड़ेगा और यहाँ कौन से डायरेक्शन में पड़ेगा। देखो इससे पहले क्या होता था, इंडिया में ना रैंडमली नंबर मिले हुए थे, 1 कहीं था, 2 कहीं था, 3 कहीं था, 4 कहीं था, सारे नंबर इधर उधर थे। 2010 में हमारी सरकार ने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की और एक नया नंबरिंग सिस्टम बनाया। इस नए नंबरिंग सिस्टम में हमने जितने भी नंबर्स मतलब नेशनल हाईवेज को देने थे, ये ज्योग्राफिक लोकेशन को देखते हुए दिए गए हैं। तुमने अगर नोटिस किया होगा, अगर तुम किसी नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते थे 2012-13 के बाद उनके ना नंबर चेंज हो गए हैं। ठीक है, मतलब 10 में क्योंकि ये आई थी 2 को साल लग गए थे उन्हें चेंज करते करते, उसके बाद मतलब 10 के बाद चेंज होने शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे हाईवेज के नंबर बदल गए हैं। अब जो नया नंबरिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जितने भी नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस मतलब ऑब्वियसली रोड टेढ़ी मेढ़ी होती है, पर ओवरऑल उनका अगर फ्लो ये नॉर्थ साउथ ऐसे होता है तो उनका नंबर हमेशा इवन होगा। ठीक है, नहीं, हाँ उनका नंबर इवन होगा ईस्ट से शुरू करके वेस्ट की साइड को। ये मैं पूरा समझाता हूँ, पहले दूसरा भी लिखता हूँ। ईस्ट टू वेस्ट जो अलाइंड है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो ऑड होंगे नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में। ये क्या मतलब है, दोनों डायरेक्शन मैंने बोल दिए हैं, उसका क्या मतलब है। देखो पूरे इंडिया को गुजरात की साइड से बनाते हैं, ये आपका जो पूरा इंडिया है इसे एक तरह से ग्रिड में इमेजिन कर लो। ठीक है, जो नॉर्थ टू साउथ ये डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ टू साउथ हाईवेज अलाइंड हैं उन्हें मिलेगा इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके सारे इवन नंबर के हाईवेज होंगे ईस्ट डायरेक्शन से शुरू करके, यानी कि जो 2 नंबर है वो नॉर्थ ईस्ट में होगा, धीरे धीरे करते हुए वेस्ट साइड पे, यानी कि सबसे बड़े नंबर वो 200 नंबर, ये भी इवन नंबर है तो ये इस साइड होगा। ठीक है, ये ऐसे बांटे हुए हैं। उसके बाद अगला आता है आपका जो हाईवेज आपके ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये वाले ग्रिड इस साइड को है, इस डायरेक्शन में फेसिंग है, ये वाले हाईवेज को सारे ऑड नंबर मिलेंगे। पर हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ से, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 2 लिख दिया, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके। तो साउथ इंडिया में सबसे बड़े ऑड नंबर होंगे, यानी कि 111 ही लगा लो नीचे जाते जाते तक। ठीक है, तो ऐसे करके नंबर होगा। तो ऐसे अब पूरे इंडिया में हाईवेज को नंबर दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई रैंडमली पूछ ले, आप क्वेश्चन उससे सोच के मुझे बताओ, अगर कोई आपको रैंडमली पूछ ले कि हाईवे NH10, पहले NH10 आपके हरियाणा पंजाब इस साइड पे होता था, जो पुराने वाला NH10 है, अब नए नंबर के अकॉर्डिंग NH10 कहाँ पड़ेगा? सर नॉर्थ ईस्ट साइड में। हाँ मतलब ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, या तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बंगाल तक आ जाएंगे, ईस्टर्न साइड पे ही है कहीं पे। ठीक है, जैसे NH4 है, NH4 का क्वेश्चन आया हुआ है, NH4 कहाँ पड़ता होगा, पहले तो आप जनरली बता दो फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका। क्या लगता है NH4 किधर होगा, किस डायरेक्शन? असम के साइड होगा सर। डायरेक्शन सही है। NH4 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं उसके नॉर्थ साउथ में है। NH4 वो पूरा हाईवे अंडमान एंड निकोबार में जो है वो NH4 है। ठीक है, तो वहीं पे मतलब पर समुंदर में
वो भी तो क्योंकि डायरेक्शन उसी साइड आ गई, तो आइलैंड्स भी वहीं पे काउंट हो जाएंगे, तो पूरा ग्रिड सिस्टम ऐसे काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन बन जाता होता है पेपर में, इसलिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे काउंटिंग खत्म नहीं होती, इसके बाद क्या होता है, सॉरी, हाँ, इसके बाद जो जितने हाईवेज हैं या तो सिंगल डिजिट होंगे या डबल डिजिट होंगे, पर कई बारी 3 डिजिट नंबर्ड हाईवेज भी यूज हो सकते हैं एज अ सेकेंडरी रूट को बताने के लिए। यहाँ नेशनल हाईवे के ब्रांचेस, देखो नेशनल हाईवे कभी एक सिंगल रोड नहीं होती, नेशनल हाईवे ना कई बारी आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है, और कहीं पे जाके ये फिर से जुड़ भी जाता होता है। तो ऐसे करके बीच में ना ब्रांचेस आती होती हैं, उनके आगे लेट्स सपोज आपका NH, कोई भी लगा लो, चलो इन्होंने जो एग्जांपल दिया वही लगाते हैं, NH44, ठीक है, जिसका ये नीचे एग्जांपल भी दिया है। तो अगर आपने बताना है ये वाली ब्रांच है, तो इसके आगे लगा दोगे 144, सेकंड ब्रांच है तो 244, कोई और अगली ब्रांच आएगी 344, तो हाईवे का नंबर पीछे, आगे ब्रांच का नंबर आ गया। ठीक है, इसके अलावा ABCD भी इसके आगे पीछे जोड़ा जा सकता है, 3 डिजिट नंबर सब हाईवेज के आगे, ताकि उससे भी आगे एक सब हाईवे बताया जा सके। लेट्स सपोज इसके आगे फिर से एक डिवाइडिंग आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे तुम 3 जैसे, चलो 144 एक साइड A चला जाएगा, दूसरी साइड 144 B चला जाएगा। तो ऐसे करके अलग अलग ये और बांटे जा सकते हैं। अगली बारी जब ट्रैवल करोगे आपको ये सारे बोर्ड ध्यान से देखना, ये रोड्स के साइड पे ये सारे बोर्ड लगे होते हैं, ABCD के भी लगे होते हैं। अगली बार देखोगे तो आपको समझ आएगा और याद भी हो जाएगा। देखो सिर्फ फैक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे, याद रखनी चीजें मुश्किल होती हैं। एक बारी बाहर देख लोगे, अगली बारी ट्रैवल करते हुए तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बस दिमाग में तब ये याद करना कि इसका नंबर अगर वहां पे इवन नंबर लिखा हुआ है तो यानी कि वो हाईवे नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसके आगे ब्रांच बने, ब्रांच पे हो तो 244 344 ABCD, इन ब्रांचेस की भी आगे ब्रांच, ये सब कुछ ये बहुत आम दिखते हैं हाईवे के पे, बस थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसी से ही डिस्टिंक्शन की हुई है, हर जगह बोर्ड लगे हैं। गिलगित बिल्तिस्तान का एरिया, तो आपके पाकिस्तान ने अलग से गिलगित बिल्तिस्तान के एरिया को एक नया प्रोविंस बनाने का फैसला किया है। एक नया प्रोविंस का मतलब होता है जैसे इंडिया में स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, पाकिस्तान में उसे प्रोविंस कहते हैं। तो उन्होंने एक नई स्टेट बनाने का फैसला किया है पाकिस्तान ने, गिलगित बिल्तिस्तान। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया इस पे क्लेम जड़ता है अपना, इसलिए हमारे लिए ये एरिया, हमने इसलिए प्रोटेस्ट जताया और बताया कि तुम ऐसे उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे साथ और क्या जरूरी होता है, हमारे लिए ना 2 मैप्स हम साथ में अभी पढ़ लेंगे एशिया से थोड़ा अलग करके। वो है कि पाकिस्तान का थोड़ा बहुत इलाका हम स्टडी कर लेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज पड़ती है, जो आपके हिस्ट्री में भी ये चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आएंगे, आप हिस्ट्री में इनमें से बहुत सारी चीजें पढ़ोगे अब, जैसे कि मतलब हिस्ट्री में करंट अफेयर्स IR बथेरी जगहों पे चीजें आएंगी। जैसे कि ग्वादर, ये शहर है यहाँ नीचे ग्वादर, ठीक है, जो मकरन कोस्ट रेंज के वहां पड़ता है। यहाँ पे ना पाकिस्तान के यहाँ पे भी थोड़े थोड़े पहाड़ है, तो मकरन के पहाड़ है, वहां पे ग्वादर का पोर्ट पड़ता है। ग्वादर का पोर्ट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं सुना है ग्वादर? यहाँ पे ना चाइना, CPEC सर। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे चाइना ने एक बहुत बड़ा पोर्ट बना रहा है। चाइना और चाइना के अंदर सॉरी पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। CPEC का एक एंड, मतलब यहाँ से पूरे पाकिस्तान से ऐसे रोड निकाल ली है उन्होंने अलग अलग शहरों से, और यहाँ से चाइना के अंदर जाती है।
ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंडियन ओशन की तरफ ओपनिंग है, उसे ग्वादर पोर्ट बना हुआ है वहां पे, जो चाइना का पोर्ट है बनाया हुआ। तो चाइना बेसिकली इसे एज अ ऑल्टरनेटिव रूट बना रहा है कि कभी सी लेन्स बंद होगी लड़ाई के टाइम, वो यहां से अपना तेल इधर से मंगा पाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो एक ग्वादर याद रखना है, मकरन कोस्टल रेंज यहाँ पे आ गई। उसके बाद देखो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहिंजोदारो पढ़ेंगे। ये देखो सिंध के एरिया में मोहिंजोदारो यहाँ पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका बोलान पास हम ये भी पढ़ेंगे। ये पूरा हिंदू कुश रेंज में यहाँ पे बोलान पास, खोजक पास, खाइबर पास, और ये जो है ये ब्लू टेक्स्ट में ये जो लिखा हुआ है स्वाट, ये है स्वाट वैली, जहां से एक ग्रीक राजा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था। कौन था वो? कौन सा ग्रीक राजा इंडिया में आया था? इस वाले एरिया पे पूरे पे हमला करने, पूरे पे तो नहीं किया था। स्वाट वैली से आया था आपका अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी पंजाबी में सिकंदर भी कहते हैं। तो अलेक्जेंडर इंडिया किस रास्ते से आया? स्वाट वैली के रास्ते से आया था। ये चीज याद रखना। क्लियर है? अब इसके साथ पाकिस्तान का मैप भी स्टडी कर लेते हैं प्रोविंस वाइज। पाकिस्तान में देखो जो इंडिया के बॉर्डर के साथ लगते हैं वो सिंध, पंजाब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लगता है। पर इन चार के सिवा दो प्रोविंस और भी हैं। सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। ये टोटल करके 6 प्रोविंस पाकिस्तान के एग्जिस्ट करते हैं। पहले ये 6 नहीं होते थे, पिछले साल तक ये सिर्फ 4 होते थे। ये आजाद कश्मीर भी अलग अब किया गया है और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी अब अलग किया गया है। पहले नहीं तो ये सिर्फ 4 हिस्से इन्हीं की कंटिन्यूएशन में जोड़े हुए थे। ठीक है, तो अब टोटल 6 हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रोविंस आज भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का है। ये एरिया भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। यहाँ पे भी लगातार पाकिस्तान की आर्मी लड़ाइयां लड़ रही है इस एरिया को जोड़ के रखने के लिए। ग्वादर भी यहाँ पे ही पड़ता है, बलूचिस्तान के प्रोविंस में ही पड़ता है, जहाँ पे चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो बलूची कई बार क्या करते हैं, चाइनीज जो यहाँ पे वर्कर लगे हुए हैं उन्हें जान से मार देते हैं ताकि चाइना में डर बैठा रहे। ठीक है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है स्टेट सर्विसेज में अगर आपको पूछा जाए? इंडिया का सबसे ज्यादा जहां पे पैसा आता है कौन सा शहर है इंडिया के? मुंबई। मुंबई। सबसे अमीर शहर मुंबई, इंडिया का शहर सबसे अमीर है। लोग नहीं, मैं कह रहा, लोग हर जगह वेरी करते होते हैं। सबसे अमीर रिचेस्ट लोग भी यहीं रहते हैं, पर पावर्टी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। घर खरीदने बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? सिंध सर। सिंध तो प्रोविंस है। जैसे सिंध तो हमारा, तो फिर महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल होती। शहर का नाम होना चाहिए कराची। पाकिस्तान की वन ऑफ द मेजर सिटी भी है कराची, और उनकी फाइनेंशियल कैपिटल, सबसे ज्यादा पैसा इस शहर में है। तो कराची में भी लगातार, मतलब आपके सिंध भी एक्चुअली पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी मूवमेंट्स, बलूचिस्तान अलग देश बनना चाहता है, सिंध अलग देश बनना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर अलग होना चाहते हैं, खैबर पख्तूनवा भी अलग होना चाहता है। ये सिर्फ जो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब का एरिया है, ये पाकिस्तान है जो एक्चुअली पाकिस्तान में रहना चाहता है। बाकी कुछ भी पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। तो बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है उनके देश की। उनकी बुरी हालत से हम अपने देश के कुछ वीकनेसेस पे आते हैं। रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया, कभी इस चीज बारे सुना है? रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया बारे? देखो इंडिया में ना, यस सर।
इंडिया में ना एक इंडिया के अंदर ही मतलब हम जब मिलिटेंसी इमेजिन करते हैं हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को एज अ कॉमन पर्सन जम्मू कश्मीर को लेते हैं, पर इंडिया के कुछ एरियाज डिस्टर्ब्ड है, जैसे जम्मू कश्मीर वन ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट्स है। किसी का माइक ऑन है? आपका था, चलो मैंने बंद कर दिया। नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे मिलिटेंसी नागालैंड जैसी, जहां पे वहां पे भड़क जाती है टाइम टू टाइम। उसके सिवा इंडिया के ना बीचों बीच बिहार से लेके कर्नाटका तक पूरा जो एरिया पड़ता है इसे इंडिया की रेड बेल्ट कहते हैं। ये देखो लाल से बनाई हुई है ना, ये ना जंगलों का एरिया है। यहाँ पे इस पूरे एरिया में ज्यादातर मतलब इंडिया के फॉरेस्ट एरियाज ही मैक्सिमम यहीं पे पाए जाते हैं। मैक्सिमम नहीं, काफी मतलब डेंसिटी इसकी है। दूसरा ये जो पूरी बेल्ट है इसकी खासियत खासियत तो क्या है, वीकनेस क्या है कि यहाँ पे गरीबी बहुत है, इलिटरेसी बहुत है। सॉरी रब हो जाएगा। हाँ, पावर्टी बहुत है, इलिटरेसी बहुत है, ठीक है, फिर करप्शन बहुत है। जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो इन एरियाज में एग्जिस्ट करती है। मतलब ये पूरी की पूरी स्टेट्स में नहीं एग्जिस्ट करती, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ मैक्सिमम इंडिया के कंसंट्रेशन ओवरऑल अगर तुम इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से कंसंट्रेशन देखोगे वो मैक्सिमम यहाँ पे पड़ जाता है। स्टेट्स के अंदर एक्सेप्शन जरूर हैं, ठीक है, कर्नाटका जैसे स्टेट्स काफी अमीर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स काफी इम्प्रूव कर रही हैं, ओडिशा बेटर स्टेट्स में से आता है। तो फॉरेस्ट, पावर्टी, इलिटरेसी और सदियों से यहाँ पे जो लोगों को दबाया गया है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई फैसिलिटी कुछ नहीं दी गई, ठीक है, मतलब ना ब्रिटिशर्स ने कोई ज्यादा फोकस किया था और जब इंडिया आजाद हुआ तब भी कुछ ज्यादा फोकस नहीं हुआ। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो लोग दबे हुए थे उन्हें एक आइडियोलॉजी ने बड़ा अट्रैक्ट किया जिसे कहते हैं माओइस्ट। माओ कौन थे? माओ जेडोंग का नाम सुना है? माओ जेडोंग जो आज आपका चाइना है ना उसके फाउंडर हैं, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसके फाउंडर माओ जेडोंग, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स चाइनीज हिस्ट्री के माओ जेडोंग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारे मतलब पहले चाइना में जो सरकार एग्जिस्ट करती थी, चाइना में ना एक टाइम पे कैपिटलिस्ट सरकार होती थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क बताना जरूरी है। तो एक मिनट को देखो, दो टाइप के आपके इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ओरिजिनली जिसने किया था, मतलब जिसने थ्योरी दी थी कम्युनिज्म की, वो थे कार्ल मार्क्स। पर जो ओरिजिनल थ्योरी थी उसे मार्क्सिज्म। देखो कभी भी ये तक ISM वर्ड पढ़ते हो ना हर चीज के पीछे, इज्म का मतलब क्या होता है? इज्म का मतलब होता है किसी चीज में विश्वास करना, आइडियोलॉजी। तो तुम किसी भी चीज के पीछे जब इज्म लगा देते हो उसका मतलब है उससे उसके साथ जुड़ी हुई सोच, ठीक है। तो तुम किसी भी चीज में अगर तुम अपने रीजन में, जैसे तुम पंजाब राजस्थान किसी भी एरिया से हो, अगर तुम अपने रीजन में ज्यादा प्राउड महसूस करते हो और दूसरों को नहीं बेटर समझते, अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो वो तुम्हारा रीजनिज्म है। अगर तुम सिर्फ अपने रिलीजन को अच्छा मानते हो, किसी और को नहीं मानते, तुम उसके आइडियोलॉजी, सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े हो, दूसरी कोई और आइडियोलॉजी से तुम नहीं जुड़े, ठीक है। जैसे जब हम कहते हैं कि आप सारे रिलीजन को सेम अगर मानते हो
तो वो मानने वाला बंदा होता है सेक्युलर, आइडियोलॉजी हुई सेक्युलरिज्म। इज्म वर्ड हमेशा याद रखना, आइडियोलॉजी होता है। तो कम्युनिज्म ओरिजिनली कार्ल मार्क्स ने कहा था, पर वो मार्क्सिज्म उन्होंने थ्योरी दी थी। सेम है, बाद में क्या कहते हैं, कम्युनिज्म के मतलब दो ब्रांचेस बन गई, एक मार्क्सिज्म होता है और दूसरा माओइज्म बन गया। उनमें मैं फर्क समझाता हूँ। कैपिटलिज्म, पहले कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क समझो। कैपिटलिज्म बात करता है कि आपका हर चीज प्राइवेट सेक्टर की हो, कोई भी फैक्ट्री, सारी जॉब्स, सारी वेल्थ, लैंड, कैसे लेबर मैनेज करना है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करे। गवर्नमेंट का काम है बस फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो, उसके बदले टैक्सेस लगाओ और सेफ्टी दो कि बिजनेसेस काम कर सके। दैट्स इट। सरकार का और कोई काम नहीं है, कोई नौकरी देना सरकार का काम नहीं, कुछ नहीं। कम्युनिज्म कहता है, पहले उन्होंने कम्युनिज्म वाले ने कैपिटलिज्म वालों की क्रिटिसिज्म की कि प्राइवेट सेक्टर से होता क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है। कुछ लोग अमीर ही होते जाते हैं, कुछ लोग गरीब होते जाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ये एक्चुअली बैलेंस क्रिएट हो, तो कैपिटलिज्म की जगह सारी की सारी प्रॉपर्टी पब्लिक की होनी चाहिए। पब्लिक का मतलब है कि सरकार सब कुछ होल्ड करेगी, लैंड, लेबर, फैक्ट्रीज, हर चीज सरकार की। अगर तुमने नौकरी करनी है, बस सरकार के वहां एप्लीकेशन डालो, अपने स्किल सरकार को बताओ, वो स्किल के मुताबिक सरकार तुम्हें खुद नौकरी पे लगा देगी। तुम्हें कुछ भी डिसाइड करने की मतलब एज अ परमिशन नहीं है, परमिशन ही नहीं है। मतलब तुम नहीं है कि तुम्हारा मन किया कि तुम भी फैक्ट्री खोलो, खोल सको, नहीं। सरकार को फिर कोई compete नहीं कर सकता। हर चीज सरकार की, हर चीज एज अ पब्लिक गुड ट्रीट होती है। तो इंडिया में हुआ क्या था, ये जो एरियाज थे ब्रिटिशर्स के अंडर ना, ये एरियाज बहुत ज्यादा आपके मनी लेंडर्स और जमींदार ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया इन एरियाज में गरीबों को। जिसके कारण क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस के बाद देखो, लोगों को उम्मीद थी कि अब चीजें बदल जाएंगी, पर इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ ज्यादा चीजें बदली नहीं। गरीबों की जमीनें अभी भी जमींदार छीन जाते थे और वो कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने स्टार्टिंग में कोर्ट जाने का ये सब कुछ का भी फैसला किया, पर कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलता था, पर जो लोकल लेवल पे जो पुलिस होती थी, वो कोर्ट के ऑर्डर लागू ही नहीं करवाती होती थी, क्योंकि पुलिस जमींदारों से पैसे खाती थी। तो बिहार के एक गांव नक्सलबाड़ी में एक दिन किसानों ने फैसला किया कि जमींदार ही मार देने हैं। वो जो आग थी, उन्होंने वहां पे जमींदार मार दिया और सारी जमीनों पे कब्जा किया। ये जब बात दूर दूर अलग अलग गांवों तक पहुंचनी शुरू हुई, हर जगह पे यही होने लग गया कि किसानों ने अमीर जमींदारों को मार के सारी जमीनें आपस में बांट ली और अपनी खुद की गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू कर लिया। ये जो रेवोल्यूशन का सिस्टम होता है, ये माओइज्म में आता है। माओइस्ट, माओ जेडोंग ने क्या बोला था कि रूरल एरिया से लोगों को इकट्ठा करो। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझने के लिए ठीक है। माओ जेडोंग ने कहा था कि रूरल एरिया में जितने दबे कुचले लोग हैं, इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें हथियार दो और इन्हें बोलो अमीरों को मार दिया जाए, छोड़ने ही नहीं वो जिंदा, और उनकी जमीनें सब में बराबर बांट दी जाएं और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपॉइंट की जाए जो उस एरिया को चलाएगी। सब मिलके, सारे लोग मिलके चलाएंगे। तो ये रेवोल्यूशन, ये चिंगारी इंडिया में बहुत बुरी तरह ये पूरी स्टेट्स में भड़क गई। जो लोग इंडिया में अब मतलब फिर इसमें होता क्या है कि जो आपकी प्रेजेंट सरकार होती है, जो हमारी दिल्ली में बैठती है, तुम ये चाहते होते हो कि तुम इसका तख्ता पलट दो, कू कर दो, ठीक है। तो ये लोगों ने लड़ाई डिक्लेयर कर दी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इनका तख्ता पलटना चाहते थे। तो हमारे सरकार ने भी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी ये पूरे एरिया में ये रेवोल्यूशन को चलने के लिए। वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स भी यूज में लगाई हुई है कि ताकि ये पूरा रेवोल्यूशन कुचला जा सके। तो ये सारा का सारा रेवोल्यूशन इस कारण एक तरह से
इंडिया के अंदर ही बहुत सालों से स्मॉल मतलब कई पे बड़ा स्केल वायलेंस भी हो जाती है, पर स्मॉल स्केल पे वायलेंस चलती रहती है इन स्टेट्स में। ओवर द इयर्स ये वायलेंस अब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, मतलब पहले जितनी नहीं है, पर अभी भी इसे एक डेंजर एरिया बोला जाता है, वॉच करने के लिए एरिया बोला जाता है, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए? एक्चुअली गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना शुरू किया, ताकि लोग इंडिया से कनेक्ट करें, जैसे रोड्स हो गया, रेल होगी, ठीक है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे देना शुरू किया इन सारे लोगों को। ये था इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। उसके बाद जो ऑलरेडी लोग माओइज्म को ज्वाइन कर चुके थे, माओइस्ट बन चुके थे, उन्हें बोला कि तुम सरेंडर करोगे तो हम तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे, पीसफुली अपनी लाइफ दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो सरेंडर पॉलिसी भी बना ली, ठीक है। और लास्ट है, जो नहीं सरेंडर करते उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, जो लगातार जंगलों में लड़ाइयां लड़ लड़ के से सेव कर रहे हैं, पूरे एरिया को वापस पीसफुल बना रहे हैं। अब ये कुछ 60-70 से वायलेंस चल रही है, अब जाके फिलहाल जाके ये थोड़ी वायलेंस कंट्रोल में है, ऐसे नहीं खत्म होगी, कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये इंडिया का रेड कॉरिडोर बनता है। ये आपको मेंस का क्वेश्चन ज्यादा बन के आ सकता है, प्री के अकॉर्डिंग कम आता होता है ना। इंटरनल सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट है GS3 का, उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, या GS1 का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, GS2 का क्वेश्चन भी। देखो आजकल जो आपके जनरल स्टडीज के पेपर हैं, उनमें लाइंस बहुत ज्यादा ब्लर हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन बता सकते हो कि ये इसी का ही है, क्योंकि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कवर हो जाता है। तो एज अ इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हो, जो माओइस्ट रेवोल्यूशन को जिन्होंने बढ़ावा दिया था, इस तरीके से पूछ सकते हो कि ये इंडिया की सिक्योरिटी को कैसा चैलेंज है, वो इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो गया। पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन और गवर्नेंस का क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, इन दोनों को जोड़ के कि कैसे यहाँ पे गवर्नेंस बेटर की जाए, ताकि माओइज्म लोगों के मन से ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम इंटरनल सिक्योरिटी में ये सब पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए करंट अफेयर में ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आज की किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।